हम ज़्यादातर समितियां शादियां तो करवा रही हैं, लेकिन उनको सामर्थ्यवान बनाने के लिए कौन सी समिति काम कर रही है? सामर्थ्यवान बनाने के लिए भी हमारी 2-4 समितियां हैं। शिक्षा समिति है, जैसे जो आज की ये युवा पीढ़ी है वो इस तरह के टेलीकास्टों को देख करके अपने आप को बदले, सारे गाँव तक पहुंच गई, परंतु उसने अपने परिवार को त्याग करना पड़ा। परिवार वाले जाने को राजी नहीं रहते थे। भाई साहब एक राजनीतिक धुर बन गया समाज सेवा। हाँ, समाज सेवा के नाम पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी केवल चमकाने का काम हो रहा है, कोई धरातल पे काम नहीं हो रहा। आवल खेड़ा धर्मवीर जी हैं, उन्होंने वर्क किया है, वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? बहुत बढ़िया। जो मेरे को लायक करता है, जो मेरे लायक है, तो मैंने उनको शेयर कर दिया, भैया आइए, आपकी मर्जी है, पहले पूरी छानबीन करो, पूरा सब कुछ करो। पैसे की बात आती है तो मैं बैठा हूँ। नमस्कार दोस्तों, दिस इज राजगोला शो और आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर मंगल सेन प्रजापति जी, जो कि पूरी तरीके से समर्पित हैं समाज सेवा के लिए। नारी सम्मान, गौ सेवा और चाइल्ड एजुकेशन उनकी ज़िंदगी के ध्येय बने हुए हैं। तो आज उन्हीं से बातचीत करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो आपको इंस्पायर भी करेगी और लीडरशिप के गुण भी सिखा के जाएगी। नमस्कार मंगल सेन जी, स्वागत आपका हमारे शो में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आज कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ ज़्यादा आपका गतिविधि जुड़ी हुई हैं? सबसे पहले मैं आपकी ये लाइव SSCA एकेडमी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और राजू जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो कि आपने एक प्रांत से ऐसे व्यक्ति को चुना जो हरियाणा प्रांत से, तो उसके लिए मैं आपको, आप जो है साधुवाद के पात्र हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि जो मेरी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं इस तरह की है कि गौ माता को मैं सबसे ज़्यादा प्रिय मानता हूँ और नारी शक्ति को मैं सबसे ज़्यादा प्रिय मानता हूँ। ये दो ही शक्ति ऐसी हैं जो इस देश को परमवैभवी वैभव पर ले जाने का काम करती हैं। और बाकी और बात करते हैं, बताइए। क्या कोई आपकी पर्टिकुलर कोई संस्था है जिसके ज़रिए आप ये सारी गतिविधियों में इंडल्ज रहते हैं, या फिर इंडिविजुअली सारा सब कुछ करते हैं? राजू जी, मैं इंडिविजुअली भी करता हूँ। जैसे कि कोई गरीब बच्ची आ गई, बेटियाँ आ गई कि आकर के बोले कि भाई हमारी बेटी की शादी करने के लिए हम पर पैसा नहीं है और मंगल सेन जी आप जो है हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी हमने कई लड़कियों की शादी भी अपने पैसे से और उनकी शादी की है। बाकी हम पूरे भारतवर्ष में इन संस्थाओं के माध्यम से हम 100 लड़कियों की शादी हर साल करते हैं, कन्याओं की। और पूरे भारतवर्ष की गौ माता, राष्ट्र माता, ये हमारा एक प्रण है कि भारत सरकार से कि गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिया जाए और गौ हत्या से इस भारत को मुक्त किया जाए। ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। किस तरह का राष्ट्रीय दर्जा आप दिलवाना चाहते हैं गौ माता को? जो आपने बात रखी कि राष्ट्रीय दर्जा, तो किस तरह का राष्ट्रीय दर्जा? राष्ट्रीय दर्जा, ये राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए कि जैसे कि हमारी पूजनीय है, गौ माता हमारी पूजनीय है। पूरे हिंदुत्व की एक यही एक वो है जो कि गौ माता जो पूजनीय है और इसके अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, ऐसा मानना है मेरा। तो इसको लेकर के हम और हमारा पुरातन जितना भी है वो गौ माता को एक अपनी माता से ज़्यादा दर्जा गौ माता को दिया है। तो इसलिए हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। नहीं, ये तो एक्चुअली अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती हैं, अपनी अपनी धारणा और अपनी अपनी भावना हो सकती हैं। हम किसी को भी कोई भी राष्ट्रीय लेवल का अगर दर्जा देते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय भाषा, तो आप वो कौन सा शब्द साथ में? राष्ट्रीय पशु के तौर पर आप उसमें करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए।
बहुत अच्छी है, अपनी सोच है, बढ़िया है, इसको आप जितना आगे बढ़ाएं, और अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो ज़रूर उसके बारे में सोचेगी। हमारे मुद्दे थोड़े से अलग हैं इनसे हटकर। नहीं। अभी आपने बताया कि आप बहुत सारी बच्चियों के विवाह के लिए भी काम करते हैं और उनको अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत फाइनेंशियल फंडिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, तो वो फंडिंग आप खुद ही अपनी तरफ से व्यय करते हैं या फिर कुछ चैरिटी कहीं से आपको सपोर्ट मिलता है? इनकी ट्रांसपेरेंसी किस तरह से रखते हैं? थोड़ा इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जो जैसे सिंगल लड़की है, कोई हमारे 3-4 त्योहार होते हैं जिन पे तो हम संस्थाओं के द्वारा करते हैं। कोई संस्था ऐसी के बारे में नाम बताना चाहेंगे? हाँ, तो कि जैसे कि दिल्ली में है 2-3 संस्था काम करती हैं, दिल्ली प्रदेश महासभा, दिल्ली प्रदेश महासंघ और एक दक्ष प्रजापति समिति, ये 3 संस्थाएं काम करती हैं और तीनों संस्थाएं विवाह सम्मेलन करती हैं। अभी भी प्रजापति महासंघ ने 10-15 बिटियाओं की अभी पिछला बसंत पंचमी को शादी की दिल्ली के अंदर। तो अब 19 फरवरी को ये छतरपुर के अंदर 19 फरवरी को होने जा रहा है विवाह सम्मेलन, उसमें भी 15-16 जोड़ों की शादी होगी। तो ये जो कलेक्शन होता है, ये कलेक्शन हम और आप से होता है। हमने बोल दिया राजू जी एक अच्छे व्यक्ति हैं और सामर्थ्यवान है, हमने बोला कि भाई राजू जी हमारे 15 बेटियों की शादी है अपने समाज की और अदर समाज की, तो इनमें से आप जो है 15 बेड का इंतजाम करें। अब राजू जी कहें कि भाई 15 बेड का तो नहीं कर सकता, मैं ड्रेसिंग टेबल दे देता हूँ, तो आप ड्रेसिंग टेबल दे दो। तो इस तरह से हम कलेक्शन करते हैं। पैसा की हमारी मांग नहीं होती, हमारी तो ऐसी उपयोगी चीज़ों की मांग होती है कि दहेज से हम बहुत ज़्यादा दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए ही ये सामूहिक विवाह सम्मेलन किए जाते हैं। तो हम ऐसी चीज़ें देते हैं जो उनके काम आए, जैसे कि डबल बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया और खाने पीने की कोई सामग्री वो हो गए, बर्तन भाड़े, बस इतना करते हैं हम। बाकी विधि विधान से हिंदुत्व के उसके हिसाब से हम शादियाँ करते हैं बेटियों की। एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, आपने बात की विधि विधान से, हिंदुत्व के सारे नियम और सिस्टम्स को फॉलो करते हुए, लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं, आपने मेंशन किया हुआ है नारी सम्मान, नारी उत्थान के लिए आप काम करते हैं, तो नारी क्या सिर्फ हिंदुत्व को ही बिलोंग करती हुई होनी चाहिए? क्या अगर मुस्लिम समाज से आती है तो आप उसके लिए मदद नहीं करेंगे? नहीं, हमारा तो एक मुस्लिम समाज से आती है तो, पर वो हमारे जो फॉलो हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे ना। वो बात तो नारी उत्थान के लिए, हाँ नारी उत्थान के लिए तो उनको हम भामा डलवाएंगे तो वो कैसे डाल लेंगे? नहीं, तो वहाँ से हम मौलवी की कहाँ से इंतजाम करेंगे? बात तो मदद के लिए है, अगर उनको किसी तरह की मदद की, हाँ मदद के लिए मांगते हैं, हाँ मदद के लिए मांगते हैं तो हम उनका भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप उनको भी अगर वो बेटी बन के हमारे यहाँ आएगी और कहेगी कि भाई हमारा जो है, हमारा ये रीजन है कि मेरे को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। जी जी। अभी मेरे पड़ोस में ही एक मोमडन थी, तो उनके पति को ब्लड ट्यूमर हो गया था, और ब्लड ट्यूमर हो गया था तो ब्लड ट्यूमर में उसके 4 लाख रुपए का पैकेज आया था। तो वो सभी मोमडन आए मेरे पास इकट्ठे होकर के, उनको देखा कि मंगल सेन सोशल वर्कर हैं तो चलते हैं, हम कुछ हो जाता है। तो उसके लिए मैंने प्रधानमंत्री योजना से 4 लाख रुपए कराया था, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। मेरा कोई ऐसा ये नहीं है, मैं केवल वो काम करता हूँ कि नारी का सम्मान बढ़े और अपना समाज में एक पहचान हो कि भाई जैसे कि वो आए कि हम हिंदू हैं और वो मुसलमान हैं, वो तो उनकी धारणा ही नहीं होती कि कहते यहाँ तो हमें मदद मिलेगी नहीं, परंतु उनका दिल गवाही दे रहा था कि मंगल सेन ऐसे व्यक्ति नहीं है। जब बात नारी सम्मान की है तो नारी तो सभी नारी है, सभी पूजनीय है, सभी हमारे लिए मातृ और मातृशक्ति के तौर पर है। एक चीज़ हमने और देखी, आप प्रजापति समाज को बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से, हरियाणा से हैं। हमने देखा आपने कुछ समितियों के नाम बताए, वो ज़्यादातर समितियां ऐसी हैं जो प्रजापति समाज में बच्चियों के विवाह के लिए काम करती हैं। तो हम क्या मान के चलें कि किसी भी समाज का जो डेवलपमेंट होता है, क्या शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने से होता है या उनको एजुकेटेड और अपने आप में ही सामर्थ्यवान बनाने से पूरा होगा? हम ज़्यादातर समितियां शादियां तो करवा रही हैं, लेकिन उनको सामर्थ्यवान बनाने के लिए कौन सी समिति काम कर रही है? सामर्थ्यवान बनाने के लिए भी हमारी 2-4 समितियां हैं। शिक्षा समिति है, जैसे कि शिक्षा समिति दिल्ली के अंदर भी है। शिक्षा समिति ने दिल्ली के अंदर एक बहुत अच्छा पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए एक हॉस्टल की व्यवस्था की है।
अच्छा। हाँ, दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर में एक हॉस्टल है। मुखर्जी नगर तो कोचिंग का हब है, बहुत बड़ा कोचिंग का हब है, परंतु वो हमारी प्रजापति समाज का ही एक हॉस्टल है जिसमें 30 बेड है। अभी छोटा है, वो काम चल रहा है। 30 बेड की व्यवस्था है। 30 बेड ऑल इंडिया लेवल पर लिए जाते हैं बच्चे। उनकी प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली होने के बाद में उनके क्वेश्चन वगैरह होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें कोई किसी का कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर उसका वो पेपर फॉलो हो जाता है तो उस बच्चे को वहाँ हॉस्टल में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे उनकी पढ़ाई की और रहने का सारा हाँ, खर्चा प्रजापति समाज का हॉस्टल ही जेल करता है, पूरा प्रोवाइड करता है। और राजस्थान में है अभी 2-3, अभी मैं गया था गंगापुर सिटी, वहाँ पर एक हॉस्टल का निर्माण हुआ है। बहुत अच्छा लगा मेरे को। वहाँ के मंत्री भी जोराराम जी आए थे। तो जिस तरह से प्रजापति समाज ने अपना पैसा इकट्ठा करके हॉस्टल बनाया है, वहाँ के चेयरमैन भी थे। तो जब मेरा नंबर आया तो मैंने बोला कि आप सरकार में हैं, सब कुछ है, चेयरमैन भी बैठे हैं यहाँ पर, सब कुछ है, तो ये हॉस्टल जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये एक गंगापुर सिटी के लिए ये हॉस्टल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। और इस हॉस्टल के अंदर मैं चाहता हूँ अगला जो प्रोग्राम उनका विद्यार्थी सम्मान समारोह था, जो बच्चे 70% 80% जो ऊपर के बच्चे आते हैं, हरियाणा, वो राजस्थान टॉपर भी थी एक लड़की, तो ऐसे बच्चों को उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो बच्चों का उत्साह बढ़ता है इन चीज़ों से। तो उन्होंने भी हॉस्टल का निर्माण किया है, बहुत अच्छा हॉस्टल, काफ़ी जगह में है हॉस्टल वो। तो इस तरह की वो चल रही है, ऐसी बात नहीं है। सबसे हमारा ध्येय यही है कि शिक्षा, और जैसे आपने कहा ना कि हम केवल शादियाँ कराते हैं, तो शादियाँ का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ खुद अपने आप को। मैंने अपने बेटे की शादी सम्मेलन में की, क्योंकि मैं राष्ट्र का नेता हूँ। अगर मैं ही नहीं करूँगा शादी को और मैं ही नहीं बताऊँगा कि इससे क्या बेनिफिट होता है, भाई साहब मैंने 30 लाख रुपए बचाया। 30 लाख रुपए बचाया। वो कैसा कि जब बड़े बेटे की शादी, अगले बेटे की शादी की तो मेरा 30 लाख रुपए लगा था। 2500 आदमियों को खाना था। तो वो 30 लाख रुपए मैंने अपना सोचा, यार हम दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, हमें भी तो बढ़ना चाहिए। जो कि हम कैसे दूसरे आदमियों को कैसे बढ़ाएंगे, वो कैसे कहेगा। हम जाते, हमारे भाई को बोला हमने कि भाई 2 बेटियां हैं यार, तू सम्मेलन में कर देता हूँ, मेरे को दे दे इस लड़कियों को। उन्होंने मना कर दी कि मैं सम्मेलन में नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कि यार इस तरह की बातें आती है, क्योंकि ये हमारा जो समाज है, प्रजापति समाज, थोड़ा सा हीन भावनाओं से डरता है कि लोग मेरे को ये कहेंगे कि तुमने अपनी बेटी की शादी सम्मेलन में। भावनाओं से तो मेरे ख्याल से हर इंसान डरता है, कोई भी नहीं चाहता है इस तरह की भावनाएं आए उनके अंदर। नहीं, ये हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो मैंने ये करके दिखाया, राजस्थान धौलपुर, वहाँ के करौली ज़िले में मैंने अपने बेटे की शादी करके लाया, 30 लाख रुपए बचाया। उस 30 लाख रुपए का मैंने एक दुकान खरीदी। वो दुकान खरीद करके मैंने बेटे के लिए मेडिकल स्टोर डाला, और आज मेडिकल स्टोर बहुत बढ़िया उससे चल रहा है। तो मेरा एक बच्चा स्टैंड हो गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि अपने जो फजूल के खर्चे हैं उनको बचाओ और बच्चों को शिक्षित बनाओ। मैं इस तरह से इसको लेके चलूँ कि हमारे यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होने लगी हैं, उनकी ऐसी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये जो होने लगी है ना, ये एक होड़ है कि राजू जी बहुत पैसे वाले हैं, दिखावा है, ये है वो, तो ये एक होड़ है। तो मैं अपने सभी सम्मानित साथियों को यही कहूँगा कि ये फिजूली खर्चों को अपना कम से कम करें, और जितना ध्यान देना है उतना शिक्षा पे ध्यान दें। क्योंकि जब शिक्षित हमारा परिवार, हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक राजू जी कोई भी रोकने वाला नहीं समाज को आगे बढ़ने से। सही बात है, सही बात है। शिक्षा के नाम पर जब हम बात करते हैं, आज हम देखते हैं अगर शिक्षा के स्तर को भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ, अनएम्प्लॉयबिलिटी। हम कहीं ना कहीं बहुत पिछड़ रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है कमाने के लिए, किसी तरह का लाइवलीहुड नहीं है। तो आपको लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या शिक्षा का जो स्तर है वो सही बना हुआ है, उसमें कुछ सुधार करना चाहिए? नहीं, जिस तरह से हमारा हम 5 साल पीछे जाते हैं, 5 साल के पीछे जाते हैं, तो उससे तो हमारा काफ़ी ग्रोथ बढ़ा हुआ है
पहले से बेहतर शिक्षा हुआ है? बेहतर हुआ है। किस तरह से? कौन से ऐसे हुए हैं जो आपको लगते हैं बेहतर हुए हैं? हाँ, बेहतर ऐसे हुए हैं कि जो हमारे पहले कभी डॉक्टर लड़कियां सुनने को भी नहीं मिलती थी, डॉक्टर लड़के सुनने को भी नहीं मिलते थे, जितना भी मिलता था इंजीनियर ITI बस 2 ही चीज़ों पे ध्यान देते थे। तो हम अब यहाँ आने का मतलब, मेरे को यहाँ बुलाने का क्या मतलब था? तो मैं यहाँ क्या यूपी में आदमी नहीं थे मेरे जैसे? बहुत थे ना। तो मेरे को बुलाने का क्या मतलब था? मेरे को बुलाने का यही मतलब था कि कोई चीज़ हरियाणा से, दिल्ली से निकल के आएगी, जिससे कि यहाँ यूपी के हमारे बच्चों को कुछ मिलेगा मंगल सेन जी से, और ये पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। तो हमारा तो सवाल उन्हीं से ज़्यादा होगा जो पूरे भारत में है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उनसे पूछे तो सही, भारत के बारे में पता चलेगा। हाँ, तो इसीलिए तो आपकी सोच कैसे बदली कि मैं वहाँ से बुलाऊँ, हरियाणा से? आपने मेरे को हरियाणा से बुलाया, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ दूर दूर तक जाए और लोग जो फिजूल खर्चे हैं उनको, अपने फिजूल खर्चों को बचाएं और अपने बच्चों की शिक्षा में लगाएं। राजू जी, एक चीज़ बता देता हूँ, एक ये शिक्षा ही ऐसा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत बढ़िया। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा जो प्रश्न था वो कुछ इस तरह का था कि हम जिस बात को शिक्षा मानते हैं, जो शिक्षा यहाँ पे हमारे यहाँ दी जा रही है, क्या वो तार्किक है, क्या वो सही है, या उसमें भी सुधार की ज़रूरत है? शिक्षा तो हम ले रहे हैं, लेकिन जो शिक्षा यहाँ पे दी जा रही है वो तार्किक है? हाँ, उसमें बदलाव है, सुधार की ज़रूरत है? हाँ, बदलाव सुधार की ज़रूरत है। जिस तरह से अब आज का दौर है ना, ज़्यादातर हमारे बच्चे डॉक्टर लाइन में ज़्यादा भाग रहे हैं, चाहे वो D फार्मा हो, B फार्मा हो, मतलब ये अरे बच्चे को यार D फार्मा करा देते, मेडिकल स्टोर खुलवा देंगे, हैं, B फार्मा करा देते, फार्मिस्ट बना देंगे। तो इस तरह की, अब ये जो आपका जो इंस्टीट्यूट है, ये जो आपका इंस्टीट्यूट है, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसी सोच वाले राजू 10 पैदा होंगे इस आगरे के अंदर, तब जाके इस समाज का और इस युवा का, ये युवा आगे बढ़ेगा। वो क्यों कि आप जो है यहाँ पे जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसको आप प्रोवाइड कराते हो बच्चों को। तो इस तरह के बच्चों को जब मिलेंगे, आगे रास्ता मिलेंगे पढ़ने के, कि भाई आप ऐसा है ना, देख लिया बच्चे का ये मैथ बढ़िया है, तो यार तुम क्यों भाग रहे हो, ITI कर रहे हो, क्यों तुम कहा कि मैं B फार्मेसी के पीछे पड़े हुए? अरे तुम जो है वो CA बनो ना, है, तुम CA बनो। तो मैथ्स के लिए तो एग्जैक्टली अकाउंटिंग बिल्कुल अलग ही सब्जेक्ट हो गया। CA बनने के लिए। हाँ, परंतु हमारा मैथ का भी बच्चा पड़ोस में अगर पता चल गया ना, अरे तू पागल हो रहा है, 4 साल का 5 साल का मांग रहा है, 3 साल में ये तेरा D फार्मेसी होके आ जाएगा बच्चा, 4 साल में तो कमाने लगेगा, तो उसको भहका देते हैं। तो ऐसे आप जैसे राजुओं की ज़रूरत है, जो इस ऐसे इंस्टीट्यूट, हमारे SSC इंस्टीट्यूट के नाते जो बच्चे जो बढ़ रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप जैसे राजुओं की यहाँ 10 की ऐसी ज़रूरत है, जो बच्चों को अच्छी लाइन, अच्छी गाइडलाइन देने से और बच्चे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल कर आती है, जो कंडीशनड हम लोग हो जाते हैं, जिस तरह की एक मनोवृत्ति हम बना लेते हैं, जिस तरह की मानसिकता हम बना लेते हैं, उससे बाहर निकलने में लोगों को अक्सर दिक्कत आती है। वो उनका एक कंफर्ट जोन बन जाता है और वो उससे बाहर निकलना चाह नहीं रहे होते हैं। तो जब कोई नई चीज़ों के साथ आता है तो नई चीज़ें अक्सर दिक्कत देती हैं लोगों को। हम भी यहाँ पर AI के साथ आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ हो गई है जो भविष्य को बिल्कुल बदलने वाला है। और ज़रूरी है कि चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति हो, कुछ भी हो, इन चीज़ों को ज़रूर सीखे, छोटे छोटा, बड़े से बड़ा। अगर इनको नहीं समझ रहा है, इनको नहीं सीख रहा, तो बाद में बस हम दूसरे लोगों को दोष देते फिरेंगे कि हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जबकि हकीकत है कि हम लोगों को अपने अंदर उन चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहूँगा राजू जी कि जो आज की ये युवा पीढ़ी है, वो इस तरह के टेलीकास्टों को देख करके अपने आप को बदले, और जो हवा को देखते हुए जो नहीं बदला, तो वो 10 साल पीछे ही हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकता। तो ऐसे में युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि आप जो है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें, IT सेक्टर में जाएं, इसमें जिसमें पैसा है वहाँ जाएं। अब वो इस जब हमारा बच्चा इतना सामर्थ्यवान है कि वो किसी चीज़ से नहीं झिझक रहा, तो तुम्हें पैसा लगाने में इतना क्या दिक्कत है? किसी अच्छे आदमी के पास बैठाने में क्या दिक्कत है जी? तो मैं यही कहूँगा आज के युवा को कि वो जो है ज़्यादातर अपने जो माहौल है, घर का माहौल है, रिलेशन का माहौल है, उसको हट कर के रिलेशनशिप बनाएं, हट कर के थोड़ा काम करें,
जिससे कि वो आगे बढ़ने का उसे रास्ता तय कर सके। अच्छा, एक चीज़ हम कई बार इस काम को तो करते हैं, हम युवाओं को बदलने के लिए, युवाओं को सीखने के लिए और युवाओं के अंदर बहुत सारे बदलाव लाने के लिए बात तो करते हैं, युवाओं से तो हम बात करते हैं। क्या ये सच नहीं है कि जो ऑलरेडी अपनी लाइफ का एक पड़ाव जी चुके हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनसे ऊपर की जो जनरेशन है, उनको बदलाव लाना चाहिए अपनी सोच में? वो युवाओं की सोच के साथ सोच मिला ही नहीं पा रहे हैं, वो उनके साथ चल ही नहीं पा रहे हैं। आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हम देंगे, हमारे तरह तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं और जब हम बच्चों से जब हम काउंसिल करते हैं, लोगों को एजुकेशन के बारे में बताते हैं, तो बहुत बार बच्चे तो तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, वो सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर उनके पेरेंट्स अपनी उन्हीं पुरानी सोच के साथ चले आ रहे हैं। उनको लगता है इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, उनको लगता है कि एआई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम तो बच्चे को टीचर बनाएंगे, हम तो बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इससे ज़्यादा कोई करियर ही नहीं दिखाई पड़ता उनको। तो क्या उनको नहीं सोचना चाहिए, उनको नहीं बदलाव करना चाहिए? हम अक्सर युवाओं को बदलने की बात करते हैं। ये राजू जी बहुत अच्छा आपने वर्ड किया है, परंतु मैं ये कहूँगा कि उन्हें बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। और ये जो अब आने वाली पीढ़ी है, जो हम हैं और हमारे जो बच्चे हैं, अब ये हमारे जैसे लोग तो बदल चुके हैं, और हमसे जो पीछे के लोग हैं ना, उन्हें बदलने में बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ अभी आपको कि हमारी एक बच्ची वहाँ से है और वो डांसर निकल गई है, और डांसर में उसने बहुत अच्छा नाम कमा लिया, जहाँ तक कि वो सारेगामा तक पहुँच गई, परंतु उसने अपने परिवार को त्याग करना पड़ा। परिवार वाले जाने को राजी नहीं रहते थे। क्यों? कि वो किस चीज़ से डरते हैं? वो उस लड़की से नहीं डर रहे, वो उनसे डर रहे हैं कि देखो उसकी लड़की देखो, दिन भर काकम उसके साथ घूमती है, दिन भर उसके साथ घूमती है। उन्हें ये पता नहीं कि वो लड़की जो है अपने भविष्य बनाना जा रही है। किसकी लड़की जिंदगी अकेले बिताती है? कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ तो वो होंगे ही ना। हाँ। तो ये तो अजीब सोच हो गई कि वो किसके साथ घूमते हैं। तो इस चीज़ को ही लेकर के हमारा जो बच्चा है ना, वो थोड़ा सा उसमें आ जाता है। आपको क्या लगता है, प्रजापति समाज आज एक सही सिचुएशन में है या अभी भी पिछड़ा हुआ है, उसको उभरने की जरूरत है? नहीं, अब हमारा प्रजापति समाज सही सिचुएशन में चल रहा है। थोड़ा सा मतलब है, अभी देहात की तरफ जाए हम तो ज़्यादातर लोग जो है शहर में ही काम कर रहे हैं, देहात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो हम देहातों में जाते हैं तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। वो सिचुएशन जो आप बता रहे हैं कि दिक्कतें हैं, वो किस लेवल से आप मानते हैं? क्या एजुकेशन के लेवल पे, सोच के लेवल पे, या फाइनेंशियल लेवल पर? देखो, सोच का लेवल भी है और उसका शिक्षा का भी लेवल है, दोनों ही है। हम दोनों में बेहतर हुए हम पहले से? हाँ, पहले से बेहतर हुए, पर देहात के अंदर अभी भी हम देहात के अंदर, जैसे कि हरियाणा में एक मेवात लगता है जी, हरियाणा में मेवात लगता है और यूपी में खादर लगता है जमुना के किनारे। अब वो जमुना के किनारे, जमुना से लेकर के स्कूल जट्टारी, टप्पल, जेवर, ये 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर है। अच्छा। तो बच्चों को आने जाने के साधन, तो ज़्यादातर 10वीं 12वीं का स्कूल जो गांव में ही होता है, तो वो वहाँ 10वीं 12वीं तक ही घूम के रह जाते हैं। फिर वो 10वीं 12वीं से ज़्यादातर ये करते हैं कि यार इसको ITI करा दो और कहीं 10-12 हज़ार की नौकरी कर लेगा। तो उनकी सोच उसी हिसाब से बदल जाती है देखते हुए। तो मैं तो यही कहूँगा राजू जी कि पहले से हमारी समाज नहीं, सभी समाजों को, हमारे को देखते हुए सबसे पहली पहल जो है आगरा से हुई थी। मेरे को याद है, आगरा में हम ये जो भारत लेवल का, राष्ट्र लेवल का एक संगठन बनाया था, तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उनका नाम भूल रहा हूँ, एक वो थे आगरा से, और एक काक में हमारे वहाँ से मथुरा से थे। राष्ट्रीय लेवल का कुछ संगठन, क्या नाम है? हाँ, तो एक बनाया था संगठन, स्टार्ट में 30-35 साल पुरानी बात है बता रहा हूँ। प्रजापति महासभा, हाँ ऐसा ही करके था, महासभा ही। हाँ, तो इस तरह का बनाया था। तो एक 2 आदमी लिए थे आगरे से, वो लिए थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल थे वो। राजपाल सिंह? नहीं, ये तो अब के हैं, राजपाल सिंह तो हमारा लेवल है, उनसे पहले का थे, वो लंबे से हैं, वो कैप्टन साहब, कैप्टन केशव देव। हाँ, अब आ गया था, प्रिंसिपल नहीं, कैप्टन साहब, आर्मी से। हाँ, कैप्टन साहब थे, सुनहरी लाल जी थे। ऐसे मतलब 2-3 आदमी यहाँ से थे, मथुरा से थे, इस तरह का, मतलब दिल्ली से, हरियाणा से, इस तरह के लोगों को जोड़ा था। तो जब
ये जुड़ते 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 आज जो 40 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ, आज उस चीज़ को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि जब तो मैं 100 आदमी बुलाने में बड़ी दिक्कतें हो जाती थी और आज 1000 आदमी इकट्ठा हो जाता मिनटों में। वो क्या है, ये टेक्नोलॉजी है ही ना भाई। एक मैसेज डाला राजू जी ने कि भाई 10 आदमी वहाँ जाना है, एक ग्रुप में डाल दो तो 10 की जगह 20 पहुँच जाएंगे वहाँ। तो इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ आगरा के जो प्रारंभिक सामाजिक स्तर के संगठन थे, मेरे पिताजी उनके फाउंडर रहे थे, उन्होंने शुरुआत करी थी, उनके साथ के कुछ लोगों ने शुरुआत करी थी। उस समय गाड़ियाँ नहीं होती थी, उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे और किस तरह से एक दूसरे से वो संपर्क करते थे, किस तरह से उनकी मीटिंग्स होती थी, जिनके आज बहुत सारे लोग यहाँ पर वो आगे की जनरेशन उनको जो चला रही है, लेकिन जिन्होंने उन्होंने किस तरह से मेहनत की, आज हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं मौजूद हैं, बहुत आसानी से हम संपर्क कर लेते हैं बिल्कुल सारी चीज़ों में। आप सिर्फ एक जगह से ही कनेक्टेड नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में आपके संपर्क सूत्र हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो इतना बड़ा ये नेटवर्क बनाने को मतलब किस तरह से आपको समय मिल पाता है, किस तरह से आप कनेक्टिविटी बनाते हैं लोगों से? ये कनेक्टिविटियाँ ना देखो राजू जी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये सोच के ऊपर होता है। हर आदमी बिजी है, मैं भी बच्चे वाला हूँ, मेरे भी 3 बहुएँ हैं 2-3 पोते भी हैं और मैं वर्लपूल रेफ्रिजरेशन में काम भी करता हूँ और मेरी 35 साल की सर्विस भी हो गई एज ए इंजीनियर हूँ मैं वर्लपूल में। तो ये सारी सोच के ऊपर होता है। जब मेरे को ये पता था कि राजू जी ने मेरे को आज बुलाया है, यार मंगल क्या उत्तर प्रदेश में तेरे जैसा आदमी नहीं था कोई, तो मेरी सोच ये आई कि राजू जी ने जब मेरे को बुलाया है तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई तेरे जैसा व्यक्ति नहीं था। तो मेरे को एक दिन राजू जी के लिए ही दिया जाए। तो मेरे दिल में जिज्ञासा आई थी कि मैं आज की जो छुट्टी है वो राजू जी के लिए समर्पित है। तो अपने आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, ऑलरेडी वर्किंग में हैं, उसमें से समय निकाल कर आप ये देते हैं सभी को। हाँ, अच्छी बात है, ये तो बढ़िया है कि आप लोगों को समय दे रहे हैं। आपको फर्दर क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए या कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं जो समाज को बेहतर करने के लिए अच्छा काम कर सकती हैं? जैसे कि हम अब हमारा जो सबसे ज़्यादा वो बढ़ता जा रहा है ना, ये विवाह सम्मेलन का, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक नुकसान होता जा रहा है। वो कैसा कि इस पैसे का फिजूल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब पहले एक विवाह सम्मेलन होता था तो मथुरा में एक होता था, आगरा में एक होता था, ऐसा नहीं होता था। खलकलुआ में भी हो रहा है, आगरा में भी हो रहा है पड़ोस आगरा के और दूसरे शहर में बहुत सारे होने लगे। हाँ, तो ये भी तो एक फिजूल खर्चा है ना भाई। सपोज करो 5 राजू जी ने कर दिए हैं, 5 मैंने कर दिए और 5 ही जोड़ा किसी और ने कर दिए। अगर वो 15 ही एक जगह हो जाते तो उसी पैसे में ना हो जाते। सही बात है। तो इस चीज़ का हमारे समाज को ध्यान देना चाहिए। सम्मेलन करो, एक करो, नेक करो, जिससे कि ये फिजूल खर्चा है ना। देखो हम 3 बार कर रहे हैं किसी प्रोग्राम को, तो यार पैसा तो एक्स्ट्रा जा रहा है हमारा, वो फिजूल में ही जा रहा है ना। अगर हम 10 बच्चियों की शादी कर रहे हैं सम्मेलन के तहत, तो 5 और कर देंगे ना, तो हमारा 2-4 लाख का ये फिर बचेगा। मुझे मालूम है जब मेरे फादर ने अध्यक्ष पद छोड़ा था, तो आपके फादर मेरे को जानते होंगे अच्छी तरह से, आप पूछना। अब तो नहीं रहे वो। अच्छा। 2018 में उनका देहांत हो गया, स्वर्गीय श्री मुन्नीलाल गोला जी। तो जब वो यहाँ पे आगरा में ईदगाह में शादियाँ होती थी, सामूहिक विवाह, और जब उन्होंने किया था, जब वो अध्यक्ष थे, मुझे याद है यहाँ तक 74 या 76 शादियाँ उसमें हुई थी। राज बब्बर एज गेस्ट उसमें आए थे। हाँ, राज बब्बर आए थे। हाँ, उसमें मैं आया था। तो उस समय वो अध्यक्ष थे, बहुत पुरानी बात है। हाँ, मैं बहुत छोटा हुआ करता था। हाँ, और वो सबसे पहला एक स्टार्ट हुआ था इस क्षेत्र में, पूरे आसपास के शहरों में सामूहिक विवाह का। हाँ, आगरा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब मैं आगरा आया था उस टाइम हो गया। हाँ, उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब दयाराम प्रजापति ने एक यात्रा निकाली थी, उस टाइम वो सम्मेलन चला था। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आज कुछ ऐसा देखने को मिला है, अब मैं ये सबके लिए नहीं कह रहा लेकिन ये हकीकत भी है, आज कुछ ऐसा देखने को मिला है कि सामाजिक या सोशल वर्कर के नाम पर या समाज सेवा के नाम पर लोग अपने आप को चमकाने का ज़्यादा काम करते हैं, समाज की सेवा कुछ होती नहीं है। नहीं, ये है
ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। नहीं, ये मेरे को भी मिलता है देखने को। हमने ऐसे बहुत सारे संगठन देखे हैं जिनमें हमें कोई भी एक डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी नहीं दिखाई पड़ती। उन्होंने संगठन बनाया, उन्होंने जगह जगह लोगों को सम्मान दिया, खुद सम्मान लिया, बस चमकाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के जरिए। समाज की कौन सी सेवा की जा रही है मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे मुझे बहुत सारे संगठन देखने को मिलते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखो ये जितने भी ये हमारा जो हनन हो रहा है एक तरह से, ये हमारा हनन हो रहा है एक तरह से, जितने हमारे संगठन बन रहे हैं ना, इस चीज़ से हमारा हनन हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि अब कहीं मत जाओ तो आप आगरे में ही देख लो, और 3-4 संगठन तो है ही है आगरा के अंदर, बहुत सारे, 3-4 नहीं, बहुत सारे। नाम नहीं लेना चाहिए था मेरे को, ये गलत हो गया। परंतु ये अलग अलग ये जो संगठन है ना, ये नहीं होने चाहिए। हमें एक ही झंडा और एक ही डंडा होना चाहिए। सही बात है। जिससे ही हमारा आगे जो है समाज में जो सोच है ना वो आएगी। अब वो इतना बुरा हाल मेरे को यहाँ देखने को मिल रहा है ना, वो कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा भाई साहब। एक राजनीतिक धुर बन गया है समाज सेवा। हाँ, समाज सेवा के नाम पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी केवल चमकाने का काम हो रहा है, कोई धरातल पे काम नहीं हो रहा। किसी भी तरह का धरातल पे काम नहीं हो रहा, केवल अपने आप को, अपने को बचाने का काम हो रहा है बस, कि मैं बच जाऊं, दिखाने का काम हो रहा है बस। धरातल पे मेरे को एक भी ये बता दो कि इस बच्चे की नौकरी यहाँ लग गई है, या हमारे प्रजापति समाज के लड़के को मैंने कहीं पे कैंटीन दिलवा दी है, मैंने अपने प्रजापति समाज के लड़के को किसी को मैंने साइकिल स्टैंड दिलवा दिया है, मैंने प्रजापति समाज के किसी लड़के को कहीं चपड़ासी लगा दिया है, कहीं मतलब चौकीदार लगा दिया है, कहीं होमगार्ड लगा दिया है। एक तो बता दो मेरे को। इसमें तो ये प्रश्न हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आपकी तरफ से इस तरह के कौन से डॉक्यूमेंटेड काम हुए हैं? हमारी तरफ से तो कल भी हुआ है एक काम। जैसे सबसे बड़ा काम अभी मैंने कुछ दिन पहले किया, जो कि अपने जीवन का सबसे बड़ा काम था। अयोध्या के अंदर एक हमारे जमीन पे 5-7 बीघा जमीन थी, मंदिर था हमारा। वो मंदिर पे विवाद था, पुलिस का ताला लगा हुआ था, पुलिस पड़ी हुई थी। वो मात्र एक फ़ोन के माध्यम से, मैं नहीं गया, मैंने महाराज जी को, मेरे जयपुर से फ़ोन आया, स्वदेशी भाई हैं अपने जयपुर के, उनका फ़ोन आया, ऐसे बात है मंगल सेन जी। मैंने भाई साहब वहीं पे उनको लाइन पे लिया, मैंने स्वदेशी जी आप जो लाइन पे लो महाराज जी को। मैंने किसी व्यक्ति को लाइन पे लिया, एन दीपावली वाले दिन उस मंदिर का ताला खुलवाया, गोवर्धन वाले दिन उसमें भंडारा कराया। मेरे पे कोई ताकत नहीं है, कोई पेंसिल की ताकत नहीं है, केवल ताकत है तो वो मेरी जवान की ताकत है। मैंने अगर राजू जी से ये कह दिया कि ये काम होना है तो वो होना है। क्यों? कि राजू जी को ये पता है कि मंगल सेन जी ही एक ऐसा व्यक्ति है कि जो निस्वार्थ भाव से काम करता है, केवल सेवा के भाव से काम करता है। हम आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन क्यों ऐसा है कि आज ज़्यादातर जो अच्छे काम हो रहे हैं या जो बातें हो रही हैं, क्यों मंदिर के ऊपर ही, क्यों स्कूल के ऊपर बात नहीं हो रही, क्यों कॉलेज के ऊपर बात नहीं हो रही, क्यों उनको नहीं खुलवाया जा रहा? आज गवर्नमेंट के इतने सारे स्कूल्स बंद पड़े हुए हैं। हम बात कर रहे थे, आप ही बात कर रहे थे कि गांव के क्षेत्रों में से बच्चे ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं बाहर पढ़ाई करने के लिए। हम जानते हैं गाँव के क्षेत्रों में इतने स्कूल्स पड़े हुए हैं, उनके ऊपर वर्क क्यों नहीं करवाया जा रहा, उनके ऊपर ये सारी ताकत क्यों नहीं लगाई जा रही? देखो, ये तो क्षेत्रीय जो नेता होते हैं ना, ये उन लोगों के हाथ में होता है। हम नेता तो है नहीं, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, परंतु फिर भी हमारा ऐसा है कि अभी भी एक हमारे पड़ोस में एक कोई ऐसी 10-15 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई थी हैं, और उसमें केवल कबाड़ा ही घेरा जाता था। तो हमने विधायक को अपने को ये बोला था, विधायक जी आपको टिकट मिले या ना मिले, और कम से कम मैं बता रहा हूँ 5,000 आदमी था उस बीच में, और कल के भी मेरे परसों 26 जनवरी के भी मेरे बाजार सुन लेना, 5,000 आदमी था। मैंने ये बोल दिया था, ये बताओ कि इस गंदगी को हटाना है हमने, कैसे हटाओगे? अगर आप बड़े विधायक बन जाते हो तो इस गंदगी को कैसे हटाओगे? बोला अगर मैं विधायक बन जाता हूँ तो शपथ बाद में लूँगा, मैं पहले इस गंदगी को हटाऊँगा। तो वो उस गंदगी को 26 जनवरी को वो काम चल रहा था, 2 साल हो गए इस काम को चलते हुए, गंदगी को हटाया। 26 जनवरी को 108 फीट का झंडा लगाया तिरंगा, उसमें पार्क का निर्माण हुआ, और एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ, एक स्कूल का निर्माण हुआ, और 2 पानी के टैंक बने उसमें। तो चारों चीज़ें अवेलेबल हैं हमारी। देखो, हमें पानी की भी ज़रूरत है, सामुदायिक भवन की भी ज़रूरत है हमें, और हमें शिक्षा के लिए स्कूल की भी। गर्ल्स कॉलेज बनाया है बच्चों का 8वीं तक का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये हमारे ऊपर है ना, ये
हमने जो मांग करी थी वो हमारे ऊपर है ना, और हम सोचते कि यार हमें ऐसी चीज़ बना दो जिससे हमारी भी आमदनी हो, आपकी भी हो। लोगों की तो सोच ही ऐसी होती है, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे राजू जी, और नज़र बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। यही एक ऐसी कश्ती है, जो राम की कश्ती में बैठोगे तो किनारे बदल जाएंगे। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हमारी जो जेन जी है, जो आने वाली ये जो जनरेशन है, ये बड़ी ही हम कह सकते हैं कि सीधे बातों पे विश्वास नहीं करती है। इनमें से बहुत सारे ऐसे, और ज़्यादातर तो ऐसे लोग हैं जिनको आपके तर्क नहीं चाहिए, डॉक्यूमेंटेड चीज़ें चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो अगर हमारा युवा आपसे कभी इस चीज़ के ऊपर बात करता है कि भाई आपने बहुत लंबे समय से समाज के लिए काम किया है, तो कुछ डॉक्यूमेंटेड है आपकी तरफ से, तो क्या आप उनके सामने उनको रख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ हाँ, और क्या। किस तरह से आपने उन सबको तैयार किया हुआ है? मैंने अपने आप को, आपकी इन सारी एक्टिविटीज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ को, मेरे पास कम से कम नहीं तो कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम ना 500 तो शील्डें होंगी, जो जगह जगह से, कोई झारखंड से। तो एक तो फोटो बचता है, फोटो मैं दिखा सकता हूँ। कोई सर्टिफिकेट तो मेरे को देता नहीं कि राजू जी भी आज मेरे को सर्टिफिकेट देंगे कि मैं यहाँ आया हूँ। तो एक तो मेरे पास में शील्ड है, और दूसरा मेरे पे फोटो है। झारखंड से लेकर के, कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक की मैं आपको शील्ड दिखा सकता हूँ कि मैं यहाँ गया था, मेरे को ये प्रोवाइड किया था। वो चीज़ें दिखाता हूँ। मेरे पे अभी कम से कम ना है तो 2 से 100 इकट्ठी हो गई, 100 थी। जैसे आप, मैं यहाँ आया हूँ, आपने 100 डाल दी, 200 100 थी। मैंने 200 की 200 सेल जो 100 थी, मैंने वृद्धाश्रम में जहाँ मैं सेवा देता हूँ सभी वृद्धों को दी, अपने जन्मदिन के उसमें। नहीं, ये आपके सम्मान को तो दिखाता है कि आपको पूरे हिंदुस्तान भर में सम्मान मिल रहा है, लेकिन ये आपके काम को कहाँ दिखाता? काम को तो आप भी नहीं बताओगे। अब कल जो मैंने उनको, हम तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करके रखते हैं। इवन हमारा भी एक नहीं युवा के नाम से एनजीओ चलता है, उसमें सारी एक्टिविटीज हमारी डॉक्यूमेंटेड रहती हैं। नहीं, आपकी तो रहती हैं, पर मैंने अब किसी का फोन से कोई काम करा दिया, अब वो आदमी तो लिख के थोड़ी रखेगा। अब मैंने तो, अब देखो डॉक्टर साहब शिव कुमार हैं, कहीं मत ले जाओ, आगरा ही ले जाओ। डॉक्टर शिव, वो हमारे एक मानद उपाधि दिलाई थी अभी आगरा में मैंने, तो डॉक्टर धर्मवीर है मानद, आवलखेड़ा वाले। वो कभी डॉक्टर, यहाँ आगरा में कोई ऐसा व्यक्ति था जो आगरा तक की सोच रखता। मानद उपाधि के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज ये इस तरह की चीज़ हो गई है कि आपको हिंदुस्तान से लेकर विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी से बहुत आसानी से कुछ पैसों के बदले मिल जाती हैं। नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगा पैसे के बदल पे, पर मानद उपाधि का क्या मतलब हुआ? आप डॉक्टरेट करते हैं किसी भी चीज़ में, तो मुझे आप जिनके नाम बता रहे हैं उन्होंने किस चीज़ में रिसर्च वर्क किया हुआ है? उनका रिसर्च जो मानद उपाधि थी ना, उसके सोशल वर्क पे थी। मैंने जो सोशल वर्क था, मैंने अपनी एक्टिविटियां वहाँ दी थी, मेरे को भी मिली थी। आपको मिली, आप बहुत लंबे समय से एंगेज्ड हैं। बाकी लोगों ने ऐसा क्या सोशल वर्क किया जिसके, और अगर सोशल वर्क किया भी होता है तो उसका भी एक पीरियड होता है कहीं से भी। अगर किसी का कुछ बड़ी उपलब्धि किसने हासिल की है तो कम से कम हर जगह का 5 से 7 साल तक का उन्होंने रिकॉर्ड मेंशन करके दिखाना पड़ता है। ऐसे किसने कौन से वो वर्क किए थे जिसकी बदौलत उनको? हमारे आवलखेड़ा धर्मवीर जी हैं, उन्होंने वर्क किया है, वो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? बहुत बढ़िया। शिव कुमार गोला जी सोशल वर्क में जिस तरह से चल रहे हैं कि वो कहीं पे भी जाते हैं, मैंने देखने को मिलता है कि वो जितने भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो शिव कुमार गोला जी से उठा रहे हैं कि गोला जी यहाँ पे हमें हेल्प की ज़रूरत है। बच्चों को कहीं शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ किताब कापियाँ देना, कहीं पे जर्सी वगैरह देना, कहीं पे कोई, मतलब बच्चों के लिए वो ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें पता है कि मेरे भी बच्चे थे जो मेरे बच्चे के लिए किसी ने उपकार किया था, तो मैं भी ऐसा एक व्यक्ति बनूं जिससे कि मैं आज के शिक्षित बच्चों को कुछ मैं भी दे सकूं। मैं इसमें आपसे, आप मेरी बात को माइंड मत करिएगा, ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन फिर भी आज के ज़माने में अवार्ड, शील्ड और मानद उपाधियाँ कुछ ऐसी चीज़ हो गई हैं कि दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनको नहीं पा सकता है, बस कुछ पैसों के बदले। देखो, पा सकता है, मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि ये आज तक ऐसे आप जैसे लोगों ने क्यों नहीं बताया कि वहाँ मिल रही है।
कोई भी जानना चाहे? नहीं, क्यों नहीं बताया? आप ये मंगल ने क्यों बताया आगरा में आकर के? आप ये देखिए, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर इतने दिन भर ऐड चलते हैं जहाँ पे 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए में बड़े सम्मान के साथ ये सारी मानद उपाधियां लोगों को मिल रही होती हैं। मैं तुम्हारी सारी बातें मान रहा हूँ, परंतु मैं उस व्यक्ति की सोच देखो ना, कि किसी ने क्यों नहीं बताया कि आज तक मैं अपने आगरा के अंदर भी ये 2-4 मानद उपाधि दिलाऊं। मैंने क्यों वहां से हरियाणा से? ये आपकी अच्छी सोच है, एडमायरेशन है कि आप कम से कम लोगों को वहां तक, उस मंच तक लेके जा रहे हैं। अच्छा, वो मंच भी देखो, वो मंच भी तो देखो कैसी जगह पे था। वो इन लोगों को पूछना कि वो जो इंस्टीट्यूट है ना जहाँ पे जो हो रहा है, 700 रुपये पर हेड का खर्चा है उसका, उस इंस्टीट्यूट का। मैंने उनके बारे में भी रिसर्च किया। वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, वो अपने आप में एक ट्रस्ट है जो कि गुड़गांव में रजिस्टर्ड हुआ। मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, और प्रजापति समाज से ही कोई व्यक्ति हैं जो जिन्होंने शुरुआत करी उनके लिए, तो मैंने वो भी रिसर्च किया हुआ है, देखा। ये अच्छी बात है कि आपने नहीं, देखो मैंने ये नहीं देखा कुछ भी। मैंने तो ये देखा कि ये व्यक्ति मेरे हमदर्द हैं, मेरे को लाइक करते हैं। जो मेरे को लाइक करता है, जो मेरे लायक है, तो मैंने उनको शेयर कर दिया, भैया आइए, आपकी मर्जी है, पहले पूरी छानबीन करो, पूरा सब कुछ करो। पैसे की बात आती है तो मैं बैठा हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो। नहीं, ये आपकी अच्छी बात है कि आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को आगे की राह दिखा रहे हैं। भाई मैं तो नहीं समझ सकता कि आवल खेड़ा धर्मवीर को कोई डॉक्टर लगा देता आगे। धर्मवीर को आई वुड अप्रिशिएट, और उन्होंने जिस तरह से चीज़ें करना स्टार्ट करी, मैंने आपको नाम दिए, मैंने आपको बोला एक गांव के अंदर इस तरह की चीज़ पहुंच जाना। भाई साहब मेरे को कह रहे थे, वो धर्मवीर जी कह रहे कि यहाँ तो बहुत ऐतराज उठा रहे कि तू काय को डॉक्टर बन गो, तू ये वो है वो है, इस तरह लोग तो हमेशा क्या कहेंगे आपको, कोई मेरे पास भेजो ना उनको। लोग तो हमेशा एतराज उठाते हैं, अगर लोगों को हम देखने लग जाए तो फिर आगे कौन? मैंने आप मानद लिखो आगे, नहीं इसमें तो कुछ भी खराबी नहीं है। लोग हमेशा एतराज़ दिखाते हैं, हमेशा एतराज़ उठाते हैं। मेरा जो यहाँ पे से मुद्दा निकल के आ रहा है, ऐसी बात के है कि समाज सेवा के नाम पर सिर्फ अपने आप को चमकाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जैसे आजकल हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, हम सच में काम करें। आपने धर्मवीर जी का नाम लिया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको, वो मेहनत कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के जरिए किसी एक भी व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा है ना। दूसरा एक और सुनो, अब सुनहरी लाल जी को फ़ोन करो, सुनहरी लाल जी को पूछना कि उनके रिलेटिव एम्स के अंदर 2 दिन से बाहर रोड पे पड़ी हुई थी। उनकी भतीजी की कोई रिलेटिव थी। आगरा के 10 केस गिनवा दूंगा ऐसे में, वो बाहर 2 दिन से पड़े हुए थे, उनका नंबर नहीं आ रहा था एम्स के अंदर, और मात्र 2 दिन के अंदर मैंने फ़ोन करके एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद 2 दिन के अंदर ऑपरेशन बाल डलवा दिया। तो हम यहाँ पे मेंशन करते चलेंगे मंगल सेन जी का नंबर भी, अगर कभी किसी को जरूरत हो तो बहुत अच्छा नेटवर्क है। मैं सभी युवाओं को कहता हूँ, मेरी जो धारणा है, मेरा जो जीवन है, जो जितना भी मेरा जीवन है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मेरा जितना भी जीवन है आप जैसे युवाओं पर लगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि राजू जी को, अगर राजू जी किसी कहीं पर जा रहे हैं तो वहाँ 10 आदमी लेने आए, जिससे उससे मेरा मान सम्मान बढ़ता है। कल भी एक डायरेक्टर मेरे को मिला था, वो जो है गोविंदा प्रजापति, तो वो किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे बात है। बोले ठीक है। मैंने कि 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं, 10 दिन में अगर गोविंदा तुम्हारे को 10 आदमी लेने ना आए ना गेट पे से, तो जब कहना। आप केवल तुमने मेरे को याद कर लिया, यही मेरे लिए बहुत गर्व है, और मैं तुमको उस लायक कर दूंगा कि 10 आदमी आपको लेने आएंगे। जो पीछे का तुम्हारा जो स्टाफ है ना, वो देखेगा कि ये तो यार 10 दिन से जुड़ा है। एक बार मैंने एक सवाल समाज के जो बहुत सारे लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जो संगठन चला रहे हैं, उनके सामने रखा भी था। प्रजापति समाज एक शिल्पकार वर्ग को हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों कुछ ऐसा नहीं होता? बहुत सारे, आपने कहा चलो शिक्षा के ऊपर भी कुछ जगहों पे काम चल रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर कुछ काम क्यों नहीं होता है? कुछ ऐसा क्यों नहीं हो सकता जब ये समाज एक वो है जो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकता है, और वो प्रोडक्ट्स देश विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत दूसरे लोग उनको कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? इस तरह के बड़े आयोजन क्यों नहीं हो सकते? जैसे शिल्पग्राम आगरा में लगता है, शिल्पग्राम शिल्पियों के लिए ही है, जिसमें हर जगह से लोग आते हैं, तो प्रजापति समाज के लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि एक इस तरह के बड़े रोजगार मेले लगाए जाएं, जिसमें लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले? क्योंकि पैसा मैटर करता है जिंदगी में, कैसे समाज को आगे बढ़ाएं जब जेब में खुद के पैसा ना हो।
लोग दिन भर इसी लड़ाई में लगे हुए हैं कि आज सुबह जब बाहर निकले तो शाम का खाना किस तरह से बनेगा, तो वो दूसरों को आगे बढ़ाने का कैसे काम करेंगे। तो इसके ऊपर इसमें राजू जी 1-2% आदमी, 2% ज़्यादा नहीं कहूँगा, 2%, क्योंकि इस हमारी जो कमाई को ये भूबरिया और जो पूजा पाठ का सामान बेच रहे हैं ये लोग, कुछ ये प्लास्टिक वाले, डिस्पोजल वाले, ये लोग हमारे काम को छीनते जा रहे हैं। वो कैसे कि हमारा जो आदमी है वो केवल क्या करता है कि उसको आज तो 10 रुपये की चीज़ है, अब तुम 5 रुपये में के हिसाब से उससे 100 ले आओ तो वो 5 रुपये के हिसाब से दे देगा, पर तुम्हें एक चीज़ 10 रुपये की देगा। एक छोटी सी मटकी लेनी है आपने, तो वो तुम लेने जाओगे एक तो वो 10 रुपये की देगा, और मैं अगर जाऊँगा और मेरे को बेग नहीं है कहीं ले जाकर, मैंने 100 मांगूंगा तो वो 5 रुपये के हिसाब से दे देगा। ये नहीं कहेगा कि तो मैं 10 का ही दूंगा। नहीं, तो हम व्यापारीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं चीज़ों का? हाँ, हम चीज़ों को जब बड़ा कर सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ दिनों पहले एक नहीं, मैं आगरा वालों से, मैं यूपी वालों से एक कहूँगा, मैं तो पूरे समाज के लिए इस बात को पूरे समाज के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं अभी किशनगढ़ गया था पिछली बार जी। पूरे भारत में मैं घूमता हूँ, पूरे भारत में मेरे को कहीं पर भी नहीं मिला, एक किशनगढ़ के अंदर मिला कि वहाँ पर मटका मंडी है। बहुत बढ़िया, होना चाहिए कुछ ऐसा। पूरी मंडी के अंदर जो भी मटका बनते पूरे प्रजापति समाज के, वो मंडी में आके ही बिकेंगे। जैसे आलू बिकता है, जैसे सब्जी बिकती है, जैसे अनाज बिकता है, वैसे ही वो अपने मटकाओं को भर के लाएगा और वो उसकी गाड़ी में रखे होंगे और वो वहाँ उसका मोल भाव होगा। जब वहाँ से मंडी से ले जाएगा जो भी ले जाएगा, परंतु वो ही अपने घर से नहीं बेचेगा एक मटका। मंगल जी, ये सिर्फ मटके या कुल्हड़ के लिए बात नहीं है। अभी सिर्फ एक हफ्ते और पहले ही नकुल प्रजापति वो मेरे पास आए थे और वो ये जानना चाह रहे थे कि किस तरह से ई कॉमर्स बिजनेस के जरिए अपने प्रोडक्ट को बाहर सेल आउट किया जा सकता है। उनके जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे, मिट्टी से बने हुए इतनी शानदार क्रिएटिव चीज़ें उन्होंने बना रखी थी और कुछ मुझे गिफ्ट भी दे के गए थे। आप अगर देखेंगे मेरे इंस्टीट्यूट पे ही, मेरे ऑफिस में बाहर अंदर, तो मिट्टी से बने हुए कोस्टर्स जिनके ऊपर चाय के कप या ग्लास रखे जाते हैं, वो उन्हीं के बने हुए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन इंडियन फ्लैग उन्होंने मिट्टी से बना हुआ पूरा स्टैंड बना के उसको कराया, वो और इतनी शानदार चीज़ें थी। जब ऐसी चीज़ें हमारे समाज के लोग तैयार कर सकते हैं तो क्यों ऐसी पहल नहीं की जा रही समाज सेवियों की तरफ से, जो इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाने का, ऐसे रोजगारों को आगे बढ़ाने का, उनको व्यापार सिखाने का और बड़ी जगह तक पहुंचने का काम कर सके। विश्वकर्मा योजना सरकार देती है जिसका कितना फायदा उठा रहे हैं। तो हमारे समाज में जो सेवा हो रही है, इसको चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही कह रहे हैं इस बात को कि जो जितनी भी ये सेवा हो रही है, अगर हमारा जिस तरह के संगठन बने हुए हैं ना, संगठन के 10 आदमी भी निकल के आ जाए ना और उन चीज़ों पर ध्यान दें, कुछ भी ना करें, ज़्यादातर हमारे जितने भी छोटे लेवल के काम करने वाले कामगार हैं उनको योजनाओं का ही ध्यान दिला दें, उनके फार्म भरवा दें, तो वो भी एक बहुत बड़ी पहल है जी। हमारे बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, हमारे दुनिया, मैं कह रहा हूँ किसी की मतलब मैं अपने घर की बता रहा हूँ, तीनों बहुएं पढ़ी लिखी हैं, तीनों बेटे पढ़े लिखे हैं, दुनिया ने प्लॉट वो ले लिए, फ्लैट ले लिए, फार्म भर भर के हैं, और सब बच्चे लगे, पर बच्चों का बे भी ऐसा है कि भाई तुम अपने लिए क्यों नहीं कर रहे, अपने लिए क्यों नहीं भर रहे ना, क्योंकि हम बैकवर्ड में नहीं आते क्या, कि तुम्हारे पापा सामर्थ्यवान है, तुम्हें ये चीज़ ही ना चाहिए। तो कुछ ऐसी भी सोच है, ये भी सोचें बदलनी पड़ेंगी। एक प्रश्न मेरा और है आपसे, जिसकी लड़ाई मैंने सामाजिक समाज में बहुत लंबे समय से देखी है, और वो इस तरह की ओबीसी कम्युनिटी को हम बिलोंग करते हैं। बहुत लंबे समय से समाज में इस तरह की लड़ाई चल रही है कि अपने आप को पिछड़ा या अति पिछड़ा दिखाने के लिए एक लंबी जद्दोजहद लंबे समय से चली आ रही है। क्यों इसकी ज़रूरत है हमें? मैं तो ये कहूँगा, मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ, अभी तक जो भी सरकार आई है ना, वो टॉप ही दे देती है। जब उसको सरकार को बनना होता है ना, तो वो ये कह देगी कि भाई इनकी 34 जातियों को हमने बैकवर्ड में कर दिया है, कर दिया, हाँ कर दिया है। और करने के बाद में जब इश्यू का टाइम आता है ना कि भाई इनको पेपर प्रोवाइड कराओ, तब जेड जो वो फेल हो जाती है। सपा पर सरकार आई थी, उसने भी किया था, कांग्रेस आई थी, उसने भी किया था, बीजेपी आई अभी, तो उसने भी कर दिया था। नहीं, मेरा क्वेश्चन तो ये नहीं है सरकार उसको फॉलो करने वाले कोई नहीं मिलता। सरकार दे रही नहीं दे रही है, ये क्वेश्चन नहीं है।
क्यों ये लड़ाई करी ही जा रही है, क्यों अपने आप को पिछड़ा दिखाने की लड़ाई की जा रही है, क्या ये ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी है। ज़रूरी यूँ है कि जो आज की डेट में राजू जी IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जो बच्चे आज की डेट में निकल के आ रहे हैं, हमारे यहाँ हरियाणा में तो फॉलो कर रहे हैं भाई, तुम्हारे यूपी में कर रहे हैं नहीं है वो मेरे को पता नहीं। देखिए मैं तो ना तो हरियाणा को आपका बोलता ना यूपी को मेरा बोलता, मैं तो पूरे देश को अपना बोल के चलता हूँ। नहीं, वो आपकी सही है, परंतु हरियाणा के जो बच्चे हैं ना, वो जो ये खेल में, जो इस खेल की दुनिया में जो सबसे आगे आ रहे हैं, वो केवल ही बैकवर्ड क्लास के हिसाब से आ रहे हैं। तो देखिए आगे और जो डॉक्टर आ रहे हैं निकल के, वो इस बैकवर्ड क्लास की वजह से निकल आगे बढ़ने के लिए किसी जाति विशेष में होने की जरूरत नहीं होती है। जो सामर्थ्यवान है, अगर हम उनके सामर्थ्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आपको पिछड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत अच्छा कर लेंगे। आप देखिए जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, क्या वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? आज वो पूरे हिंदुस्तान भर में सारे बड़े-बड़े जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, वो तो मैं गुप्ता वगैरह है, वो IG DIG मिलेंगे। तो मेरा ये मतलब है कि क्यों अपने आप को पिछड़ा दिखानी? 40 साल से हम ये लड़ाई कर रहे हैं। 40 साल से अगर हम अपने ही समाज के लोगों को शिक्षित करने और रोजगार दिलाने के ऊपर काम करते, उनको बिजनेस सिखाते, उनको व्यापार सिखाते, उनको आगे बढ़ाने का काम करते, तो अब तक बहुत आगे बढ़ चुके, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम शिक्षा पर जोर देंगे ना, तो वास्तविक मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से 5 साल में ये युवा आगे बढ़ा है ना, तो 5 साल और इस पे ये युवा पे ध्यान दे दिया जाए, मेरा जैसा आदमी 10 और हो जाए, कि वो ये चाहें कि मैं ये चाहता हूँ कि जिस युवा ने मेरे से किसी भी तरह की मदद मांग ली, वो उसकी मदद पूरी हो जाए। ऐसे 10 भी लोग पैदा हो जाए ना, तो कोई रोक नहीं सकता इस युवा को। जी बिल्कुल। देखो अभी तुम्हारे आगरा से बच्चे कानपुर गया और रात को 11 बजे पहुंचा, मैं नाम नहीं लूँगा, पेपर देने के लिए। सुबह का पेपर था 7 बजे का, रात को साढ़े 11 बजे पहुंचा। उसने फ़ोन किया, बच्चे की उम्र मात्र 18 साल और तुम्हारे आगरे का बच्चा था। बोला अंकल जी, बोले हाँ मैं उनका लड़का, मैं ठीक है कि मैं पेपर देने आया हूँ, सवेरे 7 बजे का मेरा पेपर है। मैंने कि तू कहाँ पर खड़ा है? कानपुर में। कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैंने कि ठीक है। मैंने कॉन्फ्रेंस पे लिया, मैंने थाना इंचार्ज को कानपुर के को, क्योंकि यही गॉड गिफ्ट है मेरे पे, जो सरस्वती मेरे गले पे बैठी हुई है ना, वो यही है। पूरे भारत में किसी ज़िले का, किसी प्रदेश का नाम बोलो राजू जी, और वो मेरे फ़ोन में कैद होगा, वो भी मेरा प्रजापति होगा। मैंने फ़ौरन ही सुमित प्रजापति पे फ़ोन किया, वहाँ के थाना इंचार्ज। मैंने कहा हो कि मैं भाई साहब थाने में हूँ। मैंने कहा यार एक बच्चा, प्रजापति पत्रकार जो हैं, नहीं पत्रकार नहीं, वो ऐसा वो थाना प्रभारी है। जी अच्छा। बोला मैं थाने में हूँ। मैंने कहा एक बच्चा लाइन पे है और वो पेपर देने आया है, और उसकी व्यवस्था करो। और वो कहाँ पर है देखो, वो लाइन पे बात करो, बता भाई कहाँ पर है? कि मैं यहाँ हूँ। बोला यहाँ पर है तो बेटे तू यहीं खड़ा रहे। वो थाना छोड़ करके उसको लड़के को ले आए, थाने में अपने साथ सुलाया उसको, और सुला करके अपनी गाड़ी से उसको स्कूल छोड़ा सुबह। तो वो उस लड़का को कॉल करो, वो क्या कहता है कि मैं तुमको नहीं भूल सकता, दुनिया को भूल जाऊंगा आगरे के अंदर, वो कहता है। बहुत बढ़िया। युवाओं का समय ऐसा काम करता हूँ मैं, ऐसा नहीं। युवाओं का समय है, आगे आने वाला है। आपने लोगों को बढ़ाने में, हेल्प करने में अपना जो भी हो सकता है काफ़ी काम किया है, ये हम जानते हैं, और लंबे समय से आप करते आ रहे हैं। हम तो ये उम्मीद करेंगे आगे भी आप ऐसा करते रहें। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का समय आ गया है, और टेक्नोलॉजीज़ में अपने आप को उतारने का समय आ गया है। हम भी यहाँ पे AI के साथ आए हैं, आगरा में इससे पहले कुछ भी था नहीं ऐसा, हम लोगों को सिखाने की कोशिश नहीं। मैं जब आपसे पहली बार मिला था, मैं आपसे पहली बार मिला था, तो मेरे को कितना गर्व हुआ था, हैं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं राजू जी, मेरे को बहुत गर्मान्वित हो रहा हूँ मैं आपको देख करके, कि आप इतने अच्छे लेवल पे और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैंने ये कहा था, ये भी कहा था मैंने, अब तो आप सब बहुत सुनो नहीं, आपको ये भी कहा था मैंने, इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हो तो मेरे को ज़रूर बताना। भविष्य में तो मैं आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो कि इसका उद्घाटन में, अभी हमें आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम तो आपसे बिल्कुल सारे हेल्प लेंगे। नहीं, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ अपने युवाओं के लिए। भारतवर्ष के किसी युवा को मेरी ज़रूरत हो तो वो जरूर कॉल करें। अब ये तो आप हेल्प कर रहे हैं उनको, लेकिन अगर उनको कोई मैसेज देना हो तो युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपकी तरफ से? मेरा युवाओं से यही संदेश है, सबसे पहले मेरा युवा जो है, एक तो नशा से मुक्त हो जाए, नशा से मुक्त हो जाए, और जिस तरह की उसको हेल्प की ज़रूरत है, वो भारत के किसी कोने में खड़ा है और उसको जिस तरह की ज़रूरत है, मैं उसको हर तरह से मैं जो उसकी मदद करूँगा।
जहाँ तक कि एक राजू प्रजापति आपके नाम राशि है, उद्योगपति है फरीदाबाद का, और वो कहाँ पहुँच गया, अंडमान निकोबार लगा लो हिसाब। और वो ये कह रहा भैया यहाँ मैं द्वीप पे आ गया, और मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई है यहाँ पर। 150 परिवार से मिलवाया मैंने, 150, और जिसको जो मतलब हर कोने में आपकी पहुंच है। हाँ, 150 परिवार से मिलवाया, उनके साथ खाना खिलाया। और वो ऐसे लोग नहीं, ऐसे जिनके 20-20 सीप चल रहे हैं, वो अपने वहाँ ले गए समुद्र के किनारे। उन्होंने बताया कि देखो मेरा ये 20 सीप है, ये मेरा ऑफिस है, जहाँ पर 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, ये ट्रैवल का काम है मेरा। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, इस तरह के उद्योगपति मिले वहाँ। बहुत बढ़िया। हमने एक ये पहल करी, हमने एक ये शुरुआत करी, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हैं तो, कि आप जैसे बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अनसंग रह जाते हैं, जिनके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं होती है हर जगह पे लोगों को। हालांकि आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो हमने उन लोगों को अपने इन पॉडकास्ट के जरिए यहाँ पे लाना, उनके विचारों को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। तो हमारी इस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो ये कहूँगा राजू जी, आपकी सोच के लिए बहुत बहुत मैं ताली बजाऊँगा कि जो आपने ये सोच, जो आपके अंदर जो ये सोच आई है, इसके वास्तविक एक काबिलियत तारीफ़ है। और मैं इस इंस्टीट्यूट के लिए, इस एकेडमी के लिए मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, जो कि आपने इतने कीमती समय में से और मेरे लिए समय दिया। इसके आप जो साधुवाद के पात्र हैं। और एक और ये कहूँगा मैं राजू जी आपके लिए कि इस दरवाजे पर किसी भी तरह का कोई युवा, कोई बिटिया अगर आपके दरवाजे पे आ जाती है कि मेरे पे राजू जी पैसा नहीं है और मेरी बिटिया को यहाँ तक ये शिक्षा की ज़रूरत है, या मेरे को इस मदद की ज़रूरत है, तो आप अपने माध्यम से मेरे पे ज़रूर कॉल कर देना, जो मैं जिस लायक हूँ मैं उसकी मदद कर सकूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंगल सेन प्रजापति जी। आपने देखा उनकी लाइफ की जर्नी को, किस तरह से वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, और किस तरह से लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी भी ऐसी स्टोरी है, आप भी लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, और आपकी बारे में भी लोगों तक कहानी पहुंचनी चाहिए, तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट करें। दिस इज राजू गुला शो। थैंक यू सो मच।